मैडम, ओ मैडम जी, काम वाली की ज़रूरत हो तो मुझे आजमा कर देख लो ना। शहर की नई कॉलोनी में काम ढूंढते हुए एक घर के गेट पर खड़ी घर की मालकिन से विनीता हाथ जोड़ते हुए काम पर रख लेने का आग्रह कर रही थी। ऐसे कैसे काम पर रख ले तुझे? किसी की सिफारिश लेकर आई है क्या? मैडम जी, हम छोटे लोगों की सिफारिश कौन करेगा? तेरे जैसी काम वाली को अच्छी तरह देख रखा है। पहले तो गिड़गिड़ाकर काम मांगती हैं और फिर मौका पाते ही घर का सामान लेकर भाग जाती हैं। कहाँ तेरे पीछे भागते फिरेंगे हम? अगर किसी की सिफारिश लेकर आए हो तो हम फिर सोचें। ऐसे ही जवाब उसको ना जाने कितने घरों से मिल चुके थे। सुबह से शाम तक गिड़गिड़ाते उसकी जबान भी सूख गई थी, पर कोई सिफारिश के बिना काम देने को तैयार नहीं था। कितनों से उसने यह भी कहा, मैडम जी 2-4 दिन रख के तो देख लो, काम पसंद नहीं आए तो बिना पैसे दिए काम से हटा देना। पर मैडम जी एक मौका तो देकर देखो, हमें ऐसी काम वाली की ज़रूरत नहीं। 2-4 दिन का मौका देते ही तू तो हमारे घर को साफ करने का मौका ढूंढ लेगी। ना बाबा ना, तू कहीं और जाकर काम ढूंढ। आज के दिन और काम मांग कर देखती हूँ, यदि नहीं मिला तो कल ठेकेदारों के पास जाकर मजदूरी करने का काम कर लूँगी। आखिर पेट तो पालना ही है। मन में ऐसा सोचकर वह एक कोठी के आगे जाकर बैठ गई और उसी तरह मैडम जी की रट लगाने लगी। अंदर से एक प्रौढ़ महिला बाहर आई। काम ढूंढने की मुहिम में वह पहली महिला थी जिन्होंने बिना झिड़के उसे अंदर बुलाकर बैठाते हुए आराम से बात की थी। तुम कहाँ से आई हो? कहाँ रहती हो? कौन से घर का काम छोड़ा है? क्या क्या काम आता है? कितने रुपए लोगी? घर में कौन कौन है? शादी हुई है या नहीं? इतने सारे सवालों की झड़ी लगा दी थी उन्होंने एक साथ ही। बातों में मिठास लाकर उसने बड़ी शांतिपूर्वक जवाब देते हुए कहा, मैडम जी मैं बाहर से आई हूँ। मेरा यहाँ कोई घर नहीं। मुझे घर का सारा काम आता है। मैं 24 घंटे आपके यहाँ रहने को तैयार हूँ। मुझसे काम करवा कर देख लेना, पसंद आए तो ही पैसे देना। 24 घंटे यहीं रहूँगी तो मैडम जी खाना तो आपको ही देना होगा। उस कोठी वाली महिला का नाम शोभा था। शोभा पर पता नहीं उसकी बातों का क्या असर हुआ कि उसने घर वालों से बिना पूछे ही उसको काम पर रखने की हाँ कर दी। तो मैडम जी मैं आज से ही काम शुरू कर दूं? बड़ी मासूमियत से वह बोली। हाँ हाँ चल काम पर लग जा, शोभा त्रिपाठी ने कहा। तेरा नाम क्या है? विनीता। मैडम जी। इतना बोलकर वह एक पल को रुकी, फिर बोली, मैडम जी मेरा थोड़ा सामान है जो मैंने एक जगह रखा हुआ है। यदि आप इजाज़त दे तो मैं जाकर ले आऊं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कितनी देर में वापस आएगी? बस मैडम जी मैं यूं गई और यूं आई। काम मिलने की खुशी में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने अपना सामान एक धर्मशाला में रख दिया था जिसे लेकर वह जल्दी ही वापस आ गई। उसके सामान को देखते ही शोभा चौंक पड़ी। अरे, तेरे पास ये बड़े बड़े थैले किसके हैं? क्या इनमें पत्थर भर रखे हैं? नहीं मैडम जी, इनमें मेरी माँ की निशानियाँ हैं। मैं इन्हें संभाल कर रखती हूँ। आप तो बस कोई जगह बता दो, मैं इन्हें वहाँ रख दूँगी। ऐसा है, अभी तो ये झोले तू तख्त के नीचे रख दे। जल्दी से बर्तन साफ कर और सब्जी छोंक दे। अभी थोड़ी देर में सब आते होंगे। ठीक है मैडम जी, कहकर उसने फटाफट सारे बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा किया और खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। मैडम जी ने एक पल को भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, और छोड़ते भी कैसे? नई नई मेड रखी है, कैसे विश्वास करके पूरा घर उस पर छोड़ दे? भले ही काम कितना भी अच्छा क्यों ना कर रही हो, उसके काम से बड़ी खुश थी वह। उनकी दोनों बेटियां और पति ने आते ही पूछा, क्या बात है, आज तो घर बड़ा चमक रहा है। शोभा बोली, चमकेगा ही, नई काम वाली विनीता जो लगा ली है। ये बोलते समय उनकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। अच्छी तरह देखभाल कर रखी है ना, या यूं ही कहीं से सड़क चलते पकड़ लाई? है तो सड़क चलती ही, पर काम तो देखो कितना साफ सुथरा किया है। अभी तो जब उसके हाथ का खाना खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे।
चहकते हुए शोभा जी बोली। सब खाना खाते हुए खाने की तारीफ तो करते जा रहे थे, पर साथ में शोभा जी को आगाह भी करा रहे थे कि पूरी नज़र रखना इस पर। नौकरानी तो नौकरानी ही होती है, ऐसे ही ये घर वालों का विश्वास जीत लेती है और फिर सब कुछ लेकर चंपत हो जाती है। ये सब सुनकर विनीता मन ही मन कह रही थी कि आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं कहीं भागने वाली नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मुझे काम मिला है, इसे छोड़कर क्या मैं यूं ही चली जाऊंगी? खाना वगैरह निपटाने के बाद उसने मैडम जी को याद दिलाते हुए कहा, मैडम जी, मेरे लिए कौन सी जगह सोची है आपने? हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाई तूने विनीता। पीछे स्टोर रूम है, उसे ठीक कर लेना। वहाँ एक चारपाई और पंखा भी लगा है। काफ़ी समय पहले एक नौकर रखा था, तभी से पंखा लगा हुआ है। चल, वह पंखा अब तेरे काम आ जाएगा। उसने जाकर देखा तो वह स्टोर रूम तो क्या, बस कबाड़ खाना ही था। पर उस समय वह भी उसे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने बिखरे पड़े सामान को एक तरफ कर कमरा बिल्कुल जमा लिया और चारपाई पर पड़ते ही चैन की सांस ली। पूरा दिन काम में लगे रहने से खाट पर पड़ते ही उसे नींद आ गई। रात को अचानक ही नींद खुली तो उसे उस एकांत कोठरी में बहुत डर लग रहा था, पर क्या कर सकती थी? शायद उसका भविष्य इसी कोठरी में लिखा था। आंख बंद की तो उसकी यादों का सिलसिला शुरू हो गया। आज की विनीता कल की डॉक्टर किरण है। एसएससी पीएचडी, गाजियाबाद में कितने बड़े घर में उसका जन्म हुआ था। मम्मी पापा ने उसे कितने लाड़ प्यार से पाला था। 12वीं तक गाजियाबाद में पढ़ाने के बाद उसकी ज़िद पर पापा ने उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया था। गुण संपन्न छात्रा होने के कारण उसे जल्द ही हॉस्पिटल में रहने की भी सुविधा मिल गई थी। किरण ने बीएससी बहुत अच्छे नंबरों से पास की, फिर वहीं से एसएससी बॉटनी कर लिया। पढ़ाई के अलावा वह दूसरी गतिविधि में भाग लेती थी। भाषण और वाद विवाद के लिए जब वह स्टेज पर जाती थी तो श्रोताओं के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती थी। उसके अभिनय का तो कोई जवाब ही नहीं था। यूनिवर्सिटी में होने वाली ड्रामा प्रतियोगिताओं में उसने कई बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही किरण ने एमफिल और पीएचडी भी कर ली थी। पीएचडी पूरी होने के बाद उसने पुणे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पद के लिए आवेदन किया था। वह इंतज़ार कर रही थी कि कब इंटरव्यू के लिए लेटर आए। तभी एक दिन अचानक घटी एक घटना ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। एक रात घर में सभी लोग सोए हुए थे कि अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। उसकी आंखों के सामने उन्होंने उसके मम्मी पापा को गोलियों से भून डाला। भाई ने विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी गई। वह इतना डर गई थी कि अपनी जान बचाने के लिए पलंग के नीचे छिप गई। अपने सामने अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखती रही, बेबस, लाचार, मजबूर सी, पर कुछ भी नहीं बोल पाई थी वह। ये लोग पापा के बिजनेस में किसी काम का बदला लेने आए थे। पापा की पुश्तैनी लड़ाई चल रही थी। कितने ही खून हो चुके थे इस बारे में। 5 लोगों के सामने वह कर भी क्या सकती थी? पलंग के नीचे छिपी वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। पापा ने कभी कभार सुनाई भी थी ये बातें, अतः उसे कुछ आभास सा हो गया था कि ये लोग कौन हो सकते हैं। उसके जहन में पापा की ही कई बातें यादें आ रही थी। डर कर उसने अपने को और सिकोड़ने की कोशिश की तो उनमें से एक की नज़र उस पर पड़ गई। उसने पैर पकड़कर उसे पलंग के नीचे से खींच लिया और चाकू से उस पर वार करने ही जा रहा था कि उसके एक साथी ने उसका हाथ पकड़कर मारने से रोक दिया। लड़की, हम क्या कर सकते हैं, ये तो तूने देख ही लिया है। इस घर का सारा कीमती सामान हम लेकर जा रहे हैं। चाहे तो तुझे भी मार सकते हैं, पर तेरे बाप से बदला लेने के लिए तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं कि तू दर दर घूमकर भीख मांगे और अपने बाप के किए पर आंसू बहाए। हमारे पास वक्त कम है, हम जा रहे हैं, पर कल इस मकान में तेरा चेहरा देखने को ना मिले। अगर दिखा तो तुझे भी तेरे बाप के पास भेज देंगे। इतना कहकर वे सभी अंधेरे में गुम हो गए। अब सब कुछ शांत था। कमरे में उसके सामने खून से लथपथ उसके परिवार के लोगों का मृत शरीर पड़ा था।
वह चाह कर भी रो नहीं सकती थी। घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के 2:45 थे। किरण का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसके रुकने का मतलब है पुलिस वालों के सवालों का सामना करना। कोर्ट में जाकर वह अपने परिवार के कातिलों को सज़ा दिला पाएगी, इसमें उसे संदेह था, क्योंकि भ्रष्ट पुलिस जब तक कातिलों को पकड़ेगी तब तक तो वे उसे मार ही डालेंगे। उसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स और अपनी किताबें, थीसिस, 4 जोड़ी कपड़े बड़े से झोले में भरकर घर से निकलने का मन बना लिया। पापा और मम्मी ने उसे जेब खर्च के लिए जो रुपए दिए थे वे उसने किताबों के बीच में रखे थे। उन पैसों का ध्यान आया तो वह कुछ आश्वस्त हुई। किसी की हंसती खेलती दुनिया ऐसे भी उजड़ सकती है, ऐसी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर भी चलने से पहले पलटकर माँ बाप और भाई के बेजान शरीर को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर पापा के हत्यारे की कही बातें याद आई तो वह तेजी से निकल गई। चौराहे तक इतने सारे सामान के साथ वह भागती गई थी। उसमें पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी। शायद हत्यारों का डर भी उसे हिम्मत दे रहा था वहाँ से दूर भागने की। किरण ने सोचा कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने से तो अच्छा है जहाँ नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है वहीं चली जाती हूँ। आखिर विद्यार्थी जीवन में किया गया अभिनय कब काम आएगा। किसी के यहाँ नौकरानी बनकर काम चला लूँगी जब तक नौकरी नहीं मिलेगी। किसी धर्मशाला में रह लूँगी। पुणे जाते समय उसे याद आया कि उसकी रूममेट जया की मौसी पुणे में ही रहती है। एक बार जया से मिलने उसकी मौसी हॉस्टल में आई थी तो उनसे किरण की भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसने योजना बनाई कि धर्मशाला में सामान रखकर पहले वह जया की मौसी के यहाँ जाकर बात करेगी, क्योंकि उसने पुणे यूनिवर्सिटी के फॉर्म पर गाजियाबाद का पता लिखा है और वहाँ के पते पर इंटरव्यू लेटर जाएगा तो इसकी सूचना उसे किस तरह मिलेगी। ट्रेन से उतरने के बाद किरण स्टेशन से बाहर आई और कुछ ही दूर पर एक धर्मशाला में अपने लिए कमरा लेकर थैले में से उस डायरी को निकालने लगी जिसमें जया की मौसी का पता उसने लिख रखा था। फिर उस किताब में से रुपए ढूंढे और जया की मौसी के घर पहुंच गई। मौसी के सामने अपनी सच्चाई कैसे बताती, इसलिए उसने कहा कि उसकी पुणे में नौकरी लग गई है, लेकिन स्थायी पते का चक्कर है, इसलिए मैं आपके घर का पता यूनिवर्सिटी में लिखा देती हूँ। वहाँ से लौटकर काम की तलाश करते किरण को शोभा ने काम पर रख लिया था। वैसे किरण पुणे में किसी प्राइवेट कॉलेज में कोशिश करके नौकरी पा सकती थी, पर एक तो प्राइवेट कॉलेजों में सैलरी कम, ऊपर से किराए का मकान लेकर रहना, खाने का जुगाड़, बिजली पानी का बिल चुकाना, यह सब उस थोड़ी सी सैलरी में संभव नहीं था। दूसरे, अभी वह उस घटना से इतनी डरी थी कि उसने 24 घंटे की नौकरानी बनकर रहना ही अच्छा समझा। इस तरह किरण से विनीता बनी। वह रोज़ सुबह उठकर काम में लग जाती। दिन भर काम करती हुई उसने शोभा और सभी घर वालों का मन मोह लिया था। विनीता के लिए अच्छी बात यह थी कि ये लोग रात का खाना 7 बजे ही खा लेते थे, इसीलिए सारा काम करके वह 8 बजे फ्री हो जाती थी। काम से निपटकर वह अपने छोटे से कमरे में पहुंच जाती और फिर सारी रात बैठकर इंटरव्यू की तैयारी करती। वैसे विद्यार्थी जीवन में वह बहुत मेहनती रही थी, इसलिए पहले से ही काफ़ी अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी पुणे यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के पद पर नियुक्ति पाना, और वह भी बिना किसी सिफारिश के, बहुत ही मुश्किल था। वह तो केवल अपनी योग्यता के बल पर ही इंटरव्यू में पास होने की तैयारी कर रही थी। आत्मविश्वास तो उसमें पहले से ही काफ़ी था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसने कितने ही सेमिनार अटेंड किए थे। अब तो बस सारे कोर्स रिवाइज कर रही थी। शोभा जी के घर 4 दिन उसके बहुत अच्छे गुजरे। 5वें दिन धड़कते दिल से उसने पूछा, आपने क्या सोचा है मैडम जी, मुझे काम पर रखना है या हटाना है? शोभा और घर के सभी सदस्य उसके काम से खुश तो थे ही, इसलिए शोभा हंसते हुए बोली, चल तू भी क्या याद रखेगी विनीता, तेरी नौकरी इस घर में पक्की। लेकिन एक बात पूछनी थी, तू पूरी रात लाइट क्यों जलाती है? वो क्या है मैडम जी, अंधेरे में मुझे डर लगता है, नींद भी नहीं आती, बस इसलिए रात भर बत्ती जलानी पड़ती है। बड़े भोले मन से उसने जवाब दिया। कभी कभी तो किरण को अपने विनीता बनने पर ही बेहद आश्चर्य होता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वो पढ़ी लिखी भी हो सकती है।
एक दिन तो उसकी पोल खुल ही जाती, पर जल्द ही वह संभल गई थी। हुआ यूँ था कि शोभा की छोटी बेटी जो बीएससी कर रही थी अपनी बड़ी बहन से किसी प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रही थी। तभी विनीता के मुंह से उसका सॉल्यूशन निकलने ही वाला था कि उसे अपनी विनीता बाई होने का एहसास हो गया। अब तो शोभा उससे इतनी खुश थी कि दोपहर को खुद ही उससे कह देती थी कि तू दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लिया कर। विनीता को और क्या चाहिए था, वह भी अब दोपहर में 2 घंटे अपनी पढ़ाई कर लेती थी। इतना ही नहीं, उसे कमरे में एक सुविधा और भी हो गई थी कि रोज के पुराने न्यूज़पेपर शोभा ने उसे ही अपने कमरे में रखने को कह दिया था। इससे वह इंटरव्यू की दृष्टि से हर रोज की खास घटनाओं के संपर्क में बनी रहने लगी थी। शोभा जी के यहाँ काम करते हुए विनीता को अब 2 महीने हो गए थे। एक दिन शोभा जी की तबीयत अचानक अधिक खराब हो गई। लगभग बिस्तर ही पकड़ लिया था उन्होंने। उस दिन बीमार शोभा को दिखाने के लिए घर के सभी लोग अस्पताल गए थे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। फ़ोन जया की मौसी का था। हेलो किरण, तुम्हारा इंटरव्यू का लेटर आ गया है। 1 सप्ताह का बाद इंटरव्यू है तुम्हारा। कहो तो इंटरव्यू लेटर वहाँ भिजवा दूँ? मौसी को उस समय टालते हुए विनीता ने कहा। नहीं मौसी जी, आप भिजवाने की तकलीफ़ ना करें, मैं खुद ही आकर ले लूँगी। इंटरव्यू से 2 दिन पहले विनीता ने शोभा जी से बात की। मैडम जी, परसों 12 अप्रैल को मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? शोभा बोली। ऐसा है मैडम जी, मेरी दूर की रिश्ते की बहन यहाँ रहती है। जब से आई हूँ उससे मिल नहीं पाई। परसों उसके बेटे का जन्मदिन है। यहाँ हूँ तो सोचती हूँ कि वहाँ हो आऊँ। फिर बच्चे की तरह मचलते हुए बोली, जी मैडम जी, उस दिन तो आपको छुट्टी देनी ही पड़ेगी। 12 अप्रैल के दिन एक थैला लेकर विनीता चल दी और वहाँ से निकलकर उसी धर्मशाला में गई और वहाँ कुछ देर रुककर विनीता से किरण बनी। कॉटन की साड़ी पहन, जूड़ा बनाकर, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर, हाथ में फाइल और थीसिस लेकर जब उसने वहाँ लगे आईने में अपने को देखा तो जैसे मानो खुद ही बोल उठी, वाह किरण, क्या अभिनय किया है तुमने। जया की मौसी के पास से इंटरव्यू लेटर लेकर वह यूनिवर्सिटी पहुंच गई। सभी प्रत्याशियों में इंटरव्यू बोर्ड को सबसे अधिक किरण ने प्रभावित किया था। लौटते समय किरण जया की मौसी से ये कह आई थी कि अगर उसका ज्वाइनिंग लेटर आए तो वो फ़ोन पर उसी को बुलाकर यह खबर दे, किसी और से यह बात ना कहे। धर्मशाला में जाकर किरण कपड़े बदलकर विनीता बन गई और फिर शोभा जी के घर जाकर काम में जुट गई। मन बड़ा प्रफुल्लित था उसका। अपने इंटरव्यू से वह बहुत अधिक संतुष्ट थी। इससे अच्छा इंटरव्यू हो ही नहीं सकता था उसका। खुशी मन से जल्दी जल्दी काम करती हुई विनीता से शोभा जी ने कहा, सच विनीता, तेरे बिना अब तो इस घर का काम ही नहीं चलने वाला है। इसलिए अब जब भी तुझे अपनी बहन के यहाँ जाना हुआ करे तो हमें बता दिया कर, हम मिलवा कर ले आया करेंगे तुझे। ठीक है मैडम जी। इतना कहकर वह काम में लग गई थी। एक दिन जया की मौसी ने फ़ोन पर उसे बुलाकर खबर दी कि उसका चयन हो गया है। अपनी ज्वाइनिंग लेटर आकर उनसे ले ले। अब वो सोचने लगी कि बीमार शोभा मैडम जी से इस बारे में क्या और कैसे बात करे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले शोभा मैडम जी को यह बात बताए। उसे डर था कि कहीं कोई अड़ंगा न आ जाए। वहाँ से जाकर ज्वाइन करने का पूरा गणित बिठाने के बाद विनीता शोभा जी से बोली, मैडम जी, आज जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी तब मेरी उसी बहन की पड़ोसन मिली थी। उसने बताया कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैडम जी मुझे उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ मैं जो बीमार हूँ, मेरा क्या होगा? हमारी देखभाल कौन करेगा? ये सब सोचा है तूने? शोभा जी नाराज़ होते हुए बोली, देख, तनख्वाह तो तू यहाँ से ले रही है, इसलिए तेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि तू पहले हम सब की देखभाल करे। मैडम जी, आप मेरी तनख्वाह से जितने चाहे पैसे काट लेना, मेरी देखभाल के बिना मेरी बहन मर जाएगी। हाँ कर दो ना मैडम जी। अत्यंत दीनहीन सी होकर उसने कहा। विनीता की दीनता को देखकर शोभा मैडम जी को तरस आ गए और उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दी। सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए किरण ने पुणे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। उसे वही कैंपस में स्टाफ क्वार्टर भी मिल गया था। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इन 5 दिनों में जया की मौसी के पास ही रहने का उसने मन बना लिया था।
जाते ही उसे एमएससी की क्लास पढ़ाने को मिल गई थी। क्लास में भी क्या पढ़ाया था उसने कि सारे विद्यार्थी उसके फ़ैन हो गए थे। 5 दिनों के बाद 2 दिन की छुट्टियों में डॉक्टर किरण विनीता बाई बनकर शोभा जी के घर पहुंच गई। अरे विनीता, तू इस बीमार को छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुझे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया? कितना भी कर लो पर नौकर तो नौकर ही होता है। तुझे तो तनख्वाह से मतलब है, कोई अपनी मैडम जी से मोह थोड़े ही है। अगर मोह होता तो 5 दिनों में थोड़ी देर के लिए ही सही खोज खबर लेने नहीं आती क्या? अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे। मर जाऊंगी मैं तेरे बिना, सच कह देती हूँ मैं। शोभा जी बोले ही जा रही थी। विनीता खामोश होकर शोभा जी से सब कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी। तभी शाम के समय त्रिपाठी जी के एक दोस्त घर आए। वह पुणे यूनिवर्सिटी में बॉटनी विभाग के हेड थे और उसकी ज्वाइनिंग उन्होंने ही ली थी। ड्राइंग रूम से ही शोभा जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, विनीता, अच्छी सी 3 चाय तो बनाकर लाना। अभी लाई मैडम जी, कहकर विनीता चाय बनाकर जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, डॉक्टर शर्मा को देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन फिर भी वह अनजान ही बनी रही। डॉक्टर शर्मा किरण को देखकर चौंक कर बोले, अरे डॉक्टर किरण, आप यहाँ? अरे भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारी मेड है विनीता, बड़ी अच्छी है, पूरा घर अच्छे से संभाल रखा है इसने। नहीं भाभी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये डॉक्टर किरण ही है जिन्होंने 5 दिन पहले मेरे विभाग में ज्वाइन किया है। डॉक्टर किरण, आप ही बताइए, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? नहीं डॉक्टर शर्मा, आप कैसे धोखा खा सकते हैं? मैं किरण ही हूँ। क्या? घर के सभी सदस्यों के मुंह से अनायासी एक साथ निकल पड़ा था। सभी किरण के मुंह की ओर ताकते रहे थे। उनके अभिप्राय को समझकर किरण बोली, हाँ मैडम जी, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहते हुए उसने अपनी सारी कहानी सुनाते हुए कहा, तो मैडम जी, ये थी मेरे जीवन की कहानी। खबरदार, जो अब मुझे मैडम जी कहा। मैं मैडम जी नहीं, तुम्हारी आंटी जी हूँ, शोभा जी मुस्कुराते हुए बोली। डॉक्टर किरण, वैसे आप अभिनय खूब कर लेती हैं। यहाँ एकदम नौकरानी और वहाँ यूनिवर्सिटी में पूरी प्रोफेसर। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने। मान गई किरण मैं तुम्हें। क्या एक्टिंग की थी तुमने? कह रही थी कि मुझे लाइट बिना नींद ही नहीं आती। लेकिन किरण, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम सभी को। कितने संघर्ष के बाद तुम इतने ऊंचे पद पर पहुंची। सच तुम्हारे मम्मी पापा धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसी साहसी और निडर लड़की को जन्म दिया। पर मैडम जी, ओ नहीं आंटी जी, मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यदि आपने मुझे शरण नहीं दी होती तो मैं कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर पाती। मैं जहाँ भी रहूंगी इस परिवार को हमेशा याद रखूंगी। क्या कह रही है तू? कहीं नहीं रहेगी, यहीं रहेगी तू। सुना तूने? जहाँ मेरी 2 बेटियां हैं वहीं एक बेटी और सही। अब तक तू यहाँ विनीता बनी रही, पर अब किरण बनकर हमारे साथ, हमारे ही बीच रहेगी। अब तो जब तक तेरी डोली इस घर से उठेगी तभी तू यहाँ से जाएगी। तूने जिंदगी के इतने रंग देखे हैं बेटी, उनमें एक रंग यह भी सही। खुशी के आंसुओं के बीच शोभा जी ने भी अपनी सहमति दे दी थी। किरण ने प्यार से शोभा जी को गले से लगा लिया और शोभा जी ने भी किरण को बहुत आशीर्वाद दिया और दोनों के आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। तो दोस्तों, ये पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।